नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, जैसा आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से जब से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बेंगलोर सेंट्रल में पड़ने वाली एक विधानसभा महादेवपुरा के विषय में साक्ष्यों सहित, बड़े ठोस साक्ष्यों सहित जो खुलासा किया है और जिसमें उन्होंने बताया है कि 1,250 फर्जी वोटें उस एक विधानसभा में बनाई गई जिसकी वजह से बीजेपी जीती। इसको लेकर सोशल मीडिया में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है और एक रिपोर्ट इस तरह की आ रही है कि अब तक मैंने सुना तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास तक की मैं जो बात बता रहा हूं, उस समय तक इंफॉर्मेशन ये थी कि 14 करोड़ से ज्यादा लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख चुके हैं या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सब कुछ हुआ है इससे जुड़े वीडियोस को देख चुके हैं और जिस स्पीड से है और उसके बाद से अब तक की अगर मैं बात कहूं तो निश्चित रूप से 15-16 करोड़ से ज्यादा लोग इस सब चीज को देख चुके हैं। तो इसका विस्तार कितनी दूर तक हो चुका है, इसकी जो मार है वो कितनी दूर तक पहुंच चुकी है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। सच की ताकत ऐसी ही होती है, सच ऐसे ही होता है कि जब सामने आता है तो बहुत दूर तक अपना विस्तार करता है, बहुत दूर तक मारक क्षमता उसकी होती है। आप सच की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी ने इतने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने चुनाव आयोग पर उन्होंने वोट की चोरी का इल्जाम लगाया है और कर्नाटक की एक महादेवपुरा जो है विधानसभा, उसमें ये धांधली राहुल गांधी ने 6 महीने की वो करके उसमें सारी धांधली पकड़ी है। लेकिन चुनाव आयोग तो अभी भी अपनी वो कमी नहीं मान रहा, वो तो राहुल गांधी का एफिडेविट मांग रहा है। ये एफिडेविट का चुनाव आयोग क्यों मांग रहा है? देखिए, मेरे विचार से राहुल गांधी को इसका बड़ा जबरदस्त जवाब देना चाहिए था। अगर कोई मेरे से पूछता तो मैं बहुत सिंपल एक सवाल पूछता, कौन होता है इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी से जो है ये एफिडेविट मांगने वाला? कौन है? क्या एक चोर, एक अपराधी जिसने जघन्य अपराध किया है, देशद्रोह का अपराध किया है, जिसके खिलाफ राहुल गांधी पूरे देश को बता रहे हैं, देश की जनता को, नागरिकों को बता रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन को नहीं बता रहे या इलेक्शन के किसी अधिकारी को नहीं बता रहे। वो उस सारा जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है, सारे सबूतों के साथ जो बात उन्होंने रखी है, वो पूरे मीडिया के सामने और देश के नागरिकों के सामने वो बात रखी है। तो वो कौन होता है? इलेक्शन कमीशन कौन होता है? ये मांगने वाला है क्या? उसकी हैसियत, उसकी औकात क्या है? कोई उसकी औकात नहीं, ये मांग नहीं सकता। बल्कि ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। उसे ये कहना चाहिए था कि राहुल गांधी जी, आपने जो भी ये सारे साक्ष्य दिए हैं, आपने हमारी ही दी हुई वोटर लिस्ट से दिए हैं, हम निश्चित रूप से इसकी गहन जांच करेंगे और जांच करने के बाद हमारी गलती है तो हम उसको निश्चित रूप से उसकी माफी मांगेंगे और जो भी अपराधी हैं इसमें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, कोई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन वो धमकाने की स्थिति में है। लेकिन चुनाव आयोग ने अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करी नहीं शायद। नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि ये केवल आरोप नहीं है, ये हवा में नहीं कहा गया कुछ भी। ये इतने सारे सबूतों के साथ, वो आपने देखा राहुल गांधी की जो टेबल पर जहां जब वो प्रेजेंटेशन कर रहे थे, बता रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे, तो वहां सारे वो रखे थे। एक इतनी मोटी बुक रखी हुई थी जिसमें उन लोगों के नाम थे, उन फर्जी वोटरों के नाम थे जिनके पते या तो 0 हैं या हैं ही नहीं या कुछ अलग तरीके हैं। तो इस तरह का फर्जीवाड़ा एक तरफ आपने देखा होगा, उन 11,965 जो वो थे फर्जी वोट उनके थे जो लोग
यहां की जगह जो यहां भी है वोटर, यहां भी है वोटर, यहां भी है वोटर, कई कई जगह वोटर है, वो उनके थे। इसके साथ साथ वो उसमें वो भी थे जिनके फोटो या तो फोटो दिख ही नहीं रहे थे, या बहुत मामूली से छोटे छोटे फोटो थे, या फोटो थे ही नहीं, ऐसे थे। और जो 33,000 का एक पूरा बंडल रखा था, वो उनका था 33,000 से कुछ ज्यादा का, 33,632 का, कि जो पहली बार वोटर बने फॉर्म 6 वाले, जिस उसका मिसयूज किया गया, तो वो सारे सबूत रखे थे, वो सबूतों के साथ में बात कर रहे थे, वो हवा में बात नहीं कर रहे थे। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन कैसे इन सबूतों को नकार सकता है? ये तो उसी की लिस्ट से है, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं है, और इसीलिए बीजेपी उसके बचाव में है, क्योंकि बीजेपी इसमें शामिल है, मोदी इसमें शामिल है। देश का प्रधानमंत्री वाकई में जो बना है वो वोटों की चोरी करके बना है, वोटों को लूट के बना है। बीजेपी क्यों शामिल है? अभी ये तो चुनाव आयोग की बात हो रही है, बीजेपी क्यों इसमें शामिल है? यही बात है सबसे बड़ी। बीजेपी बचाव क्यों कर रही है? बिल्कुल सही बात आपने पूछी। इस बात से यह बात सिद्ध होती है कि बीजेपी अगर इलेक्शन कमीशन का बचाव कर रही है तो मतलब यह है कि बीजेपी इस सारे खेल में शामिल है। और वैसे भी भाई इलेक्शन कमीशन अपने लिए क्यों करेगा या अपने आप से क्यों करेगा? उसे क्या लाभ हो रहा है? इलेक्शन कमीशन तो प्राइम मिनिस्टर बन नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन तो राष्ट्रपति बन नहीं रहा, कौन बनेगा? अगर इसका फायदा होगा तो किसको होगा? इसका फायदा बीजेपी को होगा। और बीजेपी में किसको फायदा होगा? इसका फायदा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होगा, उन्हें फायदा होगा। इसीलिए इस सब में ये जो नजर आ रहा है कि जो जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन न देके वो जवाब बीजेपी और उसके प्रवक्ता दे रहे हैं। मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पूरी तरह से एकजुट होकर इस धांधली में शामिल है। तो ये जो राहुल गांधी का जो सच का तीर है, ये बीजेपी की छाती में लगा जाके? नहीं, छाती में भी लगा है, और छाती में इतने गहरे में लगा है कि जिसकी वजह से इतनी जबरदस्त तिलमिलाहट बीजेपी के अंदर है। अभी तक आप देखिए 48 घंटे से ज्यादा इस बात को होने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग बेवजह की बातें तो कर रहे हैं, फालतू बातें तो कर रहे हैं, पर जो सबूत राहुल गांधी ने दिए हैं उनमें से एक भी सबूत, एक भी साक्ष्य को काट नहीं पाए हैं, उसको खारिज नहीं कर पाए हैं। केवल ये कह रहे हैं कि जहां ये हार जाते हैं फिर कहते हैं या तो इसमें गड़बड़ी है या तो इस तरह से गड़बड़ी है, और जहां जब ये जीत जाते हैं वहां कोई गड़बड़ी नहीं है, तो ये तब क्यों नहीं कहते हैं? और कोई कह रहा है कि ये इन्हें जो तभी उस समय क्यों नहीं किया इन्होंने, उस समय भी तो लिस्ट इनके पास थी। देखिए प्रैक्टिकल चीजों को आप समझिए, जिस समय कैंडिडेट लड़ रहा होता है, पार्टी लड़ रही होती है, जब 7-8 दिन पहले उसको वो लिस्ट मिलती है, वोटर लिस्ट मिलती है, तो उस वोटर लिस्ट को छांटकर अलग अलग बूथ पर भेजने के लिए, और उसके लिए पर्ची और जो भी चीजें उसके साथ सामग्री जाती है उसको बनाने में, जिसको बनाते हैं बस्ता बनाना, उसमें पूरा समय लगा होता है, और फिर उनको बांटना होता है। लगभग 350, 350, कहीं 250, कहीं 250, 400 तक पोलिंग बूथ होते हैं। सो उन सब तक पहुंचाना होता, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में लगी होती है पार्टी। तो उस समय ये जांच का कोई वो नहीं होता, पर जांच 1 साल बाद हो, जांच 5 साल बाद हो, या जांच 2 महीने बाद हो, फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क ये है, बात असली ये है कि जो आंकड़े राहुल गांधी जी ने दिए हैं वो आंकड़े हैं जो इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट कांग्रेस को दी, उसी वोटर लिस्ट में से निकाले गए वो सारे के सारे आंकड़े हैं। उन आंकड़ों को ही उन्होंने जनता के सामने रखा है, पब्लिक के सामने रखा है। वो इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं है, वो जनता को बताने के लिए है कि देश का इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर किस तरह से इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, किस तरह से इस देश में जनता की वोटों को लूट रहा है, और किस तरह से वोटों की चोरी कर कर सरकार बनवाई जा रही है। क्या चुनाव आयोग के खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, सारे सबूतों को देखते हुए। नहीं, बिल्कुल हो सकती है।
इसमें कोई शक नहीं है। और अगर कोई ये समझ रहा है कि चुनाव आयोग धमका रहा है और एफिडेविट की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये गीदड़ भभकी किसी और को मैं समझता हूं दी जाए जो नहीं जानता हो। मुझे मालूम है कि राहुल गांधी के पास में एक अच्छी मजबूत लीगल टीम है। ये केवल गीदड़ भभकी है इलेक्शन कमीशन की। जहां तक रही इसकी बात, मैं मानता हूं राहुल गांधी जी को बाकायदा न केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर बल्कि साथ में जो 2 और इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके खिलाफ, और पिछला जो राजीव कुमार है उसके खिलाफ, और उसके साथ साथ जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर कर्नाटक का है, साथ में जो कलेक्टर यानी लोकसभा का जो है कलेक्टर ही आरओ होता है, रिटर्निंग ऑफिसर वो, प्लस उसके नीचे की टीम एसडीएम वगैरह। एसडीएम हर विधानसभा का एसडीएम एआरओ होता है, और उसके नीचे जो बीएलओ वगैरह ये सारे लोग, ये पूरी टीम जो शामिल है इनके खिलाफ एफआईआर करानी चाहिए। और साथ में क्योंकि ये जो चीजें की गई हैं, अब जो भी साथ किया गया है, जो पन्ना प्रमुख होता बीजेपी का, निश्चित रूप से उसके साथ मिलके उसी के द्वारा सारा ये सब कुछ, एक एक घर में 80 लोग 46 लोग, ये सब उसके माध्यम से किया गया है। तो उन पन्ना प्रमुखों के खिलाफ भी एफआईआर कराई जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये एफआईआर जितने भी ये फर्जी वोटर हैं, इन तमाम फर्जी वोटर के खिलाफ एफआईआर कराई जानी चाहिए, तमाम। और ये एफआईआर वहीं कराई जानी चाहिए, बेंगलोर में ही कराई जानी चाहिए, वहीं का जुरिडिक्शन बनता है, बेंगलोर में ये एफआईआर कराई जानी चाहिए। और केवल इतना ही नहीं, मैं इसके आगे थोड़ा सा और कहना चाहूंगा राहुल गांधी जी से, इतना और मैं कहना चाहूंगा, बल्कि राहुल गांधी जी के साथ साथ विपक्ष के अन्य तमाम नेताओं से भी मैं कहना चाहूंगा। पहले तो राहुल गांधी जी से कि कर्नाटक में आपकी सरकार है, आपका कहना है कि हम लगभग 16 सीटें जीतने की स्थिति में थे, हम वहां जीतते, और ऐसा जो हुआ है, जो आपने बेंगलोर सेंट्रल में महादेवपुरा विधानसभा का ये डाटा निकाल के दिखाया है, ये आपके अनुसार 7 लोकसभा की जो सीटें हैं उन पर कर्नाटक में ये हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि एक का आपने डाटा निकाल के दे दिया, अब बाकी जो 6 हैं उन बाकी 6 का भी डाटा निकाल के आप जनता के सामने लाइए। आपने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा है कि 40 लोगों की टीम उनकी लगी 6 महीने तक काम करने में। मेरा एक सुझाव है, वैसे आप सब अपने हिसाब से कर ही रहोगे, फिर मेरा एक सुझाव है, अगर ठीक लगे तो 40 की जगह आप 500 लोगों की एक विधानसभा के लिए या एक लोकसभा क्षेत्र के लिए पूरी टीम बनाइए, और ऐसी आप 6 की 6 लोकसभा क्षेत्र के लिए टीम बनाइए। आपके पास सारे आंकड़े हैं, सब कुछ। और जो काम 6 महीने में, उस काम को आप 15 दिन से 1 महीने के बीच इतनी बड़ी टीम बना के करवाइए, और वो सारे डाटा 7 लोकसभा सीटों का डाटा आप जनता के सामने लाइए, कम से कम इतना। और उसके बाद इस सबको लाके ये जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन हर व्यक्ति के खिलाफ वही कर्नाटक में ही आप एफआईआर कराइए, आपकी सरकार है, उन्हें अरेस्ट करवा के और उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलवाइए। और यही मैं कहना चाहूंगा विपक्ष के जो अन्य पार्टियां हैं, जैसे विपक्ष की जो ममता बनर्जी जी हैं, टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में है, और ममता जी ने आरोप भी लगाया है, तो ममता जी के यहां पर 12 सीटों पर, अगर आप वोट फॉर डेमोक्रेसी की जो पूरी रिपोर्ट है उसको देखें तो 12 सीटों पर घपला किया गया है। 12 सीटें बेईमानी से जीत कर आई है, वोटें बढ़ाकर, जो उन्होंने कहा है कि 4,65,46,885 वोटें बढ़ाई हैं, उसमें जो पश्चिम बंगाल में जो बढ़ाई गई हैं वो 12 सीटों पर असर पड़ा है। तो आप उन 12 सीटों पर इसी तरह की टीम बनाकर पूरा आंकड़ा निकालिए और दीजिए, जनता के सामने रखिए, और फिर वहीं पर एफआईआर कराइए। अगर कोर्ट ने राहुल गांधी के इन सबूतों का लेकर संज्ञान नहीं लिया
और ना ही चुनाव आयोग ने कोई जवाब दिया, तो विपक्ष को क्या करना चाहिए? विपक्ष को पहले तो ये, जैसे मैंने बताया है, कि ये सारे सबूत लेके जनता के सामने रखें और इसके साथ साथ फिर उनके खिलाफ एफआईआर कराएं और देन इन सारी चीजों को लेकर जनता में जाएं, गांव गांव, शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले। इतना जबरदस्त तरीके से इसका जो है प्रचार होना चाहिए कि कोई एक व्यक्ति देश का रहे नहीं जिस तक ये आवाज पहुंचना जाए, जिस तक ये सच्चाई पहुंचना जाए, जिस तक ये जो भयानक लूट और डकैती हुई है वोटों की, और इस लूट और डकैती के बाद जो सरकार बनी है उसकी हकीकत जनता तक ना पहुंच जाए, तब तक ये लगातार पूरे विपक्ष को मिलके सारे काम छोड़ के यही काम करना चाहिए, लोगों तक बात पहुंचाएं और जन आंदोलन खड़ा करें। जब सरकारें इस कदर बेईमान हो जाएं और जब अदालतें भी न्याय न दे पाएं, तो तब केवल एक रास्ता बचता है जन आंदोलन। तो जन आंदोलन करके देश को, देश के संविधान को, देश के नागरिकों के हक को बचाने का काम करें, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया जाए। और मैं सबसे अपील करता हूं, जितने भी लोग इस देश के संविधान और लोकतंत्र को और इस देश को प्यार करते हैं, वो सब लोग इस महासंग्राम में अपना साथ दें। राहुल गांधी की तरफ से बयान शायद ये आया कि ये जो प्रधानमंत्री बने वोट की चोरी करके 2024 का चुनाव जीते। नहीं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, ये तो बिल्कुल साफ है। भाई, चोरी किसके लिए की जा रही है? एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोटें फर्जी किसके लिए बनाई जा रही हैं? कौन जीतना चाह रहा है इलेक्शन? कौन जीता इलेक्शन? जीतने के बाद प्रधानमंत्री कौन बना? किसके लिए हो रहा सब कुछ? आप 2024 के चुनाव का प्रचार देखिए, जो बीजेपी का प्रचार था, जो कैंडिडेट था बीजेपी का, कैंडिडेट तक का फोटो होर्डिंग पे नहीं था, केवल और केवल मोदी का फोटो था, केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी का फोटो। सो प्रचार किसका था? सारी लड़ाई किसके लिए लड़ी जा रही थी? किसको कहा जा रहा था कि देश का नेता ऐसा होना चाहिए, एक नेता होना चाहिए, एक नेता, एक चुनाव, एक देश, ये सब कुछ हो रहा था। तो किसके लिए? मोदी के लिए हो रहा था। तो क्यों मोदी, क्यों ना कहा जाए, क्यों राहुल गांधी की बात सही नहीं है? राहुल गांधी की बात बिल्कुल सही है कि चोरी से, वोटों की चोरी कर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना हुआ है। देश की गरीब जनता की वोट काटी जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा, और सरकार भी इसमें शामिल है। देश की जनता से आप क्या अपील करेंगे? नहीं, देश की जनता से तो मेरा बहुत, देखिए, आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सही बात है, वोटें काटी जा रही हैं। और अब ये समझ में भी आ रहा है, ये संदेह अब गहराता चला जा रहा है कि ये जो खुलासा हुआ है, कहीं इसकी भनक बीजेपी को और इलेक्शन कमीशन को लग गई है कि अब हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। तो उसके बाद में ये जो एसआईआर का जो फैसला हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, गहन पुनरीक्षण का, विशेष गहन पुनरीक्षण का जो हुआ है, जो बिहार में हो रहा है, तो उसमें जो 65,60,000 वोटें जो काटी गई हैं, लगभग 60,000 वोट है, और अभी और भी कटने की संभावना है। तो ये जो है, तो ये समझ में आ गया कि भाई हमारी बेईमानी तो पकड़ ली, हमारी फर्जी वोटें तो पकड़ ली, अब कैसे हो सकता, अब इनकी वोटों को काट दो। तो शायद इस तरह से इसीलिए जो लगभग 66 लाख वोटें काटी गई हैं। और बांग्लादेशी का हल्ला मचाया जा रहा था, एक भी बांग्लादेशी निकला नहीं, एक भी बांग्लादेशी की वोट काटी नहीं गई। जो लगभग 66 लाख वोटें हैं, उनमें 4 ही तरह के हैं। एक वो हैं जो मरे हुए हैं, एक वो हैं जो पूरी तरह से शिफ्ट हो गए हैं यहां से, बिहार से, और एक वो हैं जो लोग डुप्लीकेट हैं, और 1 लाख कुछ हजार के लगभग वो हैं जो फॉर्म अभी वापस नहीं आए। यही वोटें काटी गई हैं और उनको बताया भी नहीं जा रहा, जिसके लिए एडीआर ने इस समय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा रखी है कि भाई 66 लाख के लगभग जो वोटें काटी गई हैं, आप किसकी वोट काटी हैं, पता क्यों नहीं, बताओ आप, ताकि पता लगे। क्योंकि रिपोर्ट जो इस तरह की आ रही है, वो ये आ रही है कि लोग जिंदा हैं और उनकी वोट काट दी गई हैं। ये सारी चीजें, तो ये जो सब कुछ हो रहा है, वोट काटने का सिलसिला, उसी बेईमानी को दूसरे रूप से करने के एक षड्यंत्र चल रहा है। और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से इसमें शामिल है। और इलेक्शन कमीशन को तो मैं मानता हूं कि शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि अजीत अंजुम जी ने जिस तरह से सारे सबूत
ला के रख दिए सामने। और अब जब ये 1 अगस्त को इलेक्शन कमीशन का इस SIR का ड्राफ्ट आ गया और उस ड्राफ्ट में जिस तरह से जो लोग हैं, मरे हुए लोग, उनकी भी वोटें आ गई हैं। जो कह रहा कि सारे हमने मरे हुए निकाल दिए, तो मरे हुए की भी वोट आ गए हैं और जिंदे लोग हैं उनकी वोटें नहीं है। और एक एक घर में जो उन्होंने दिया है, वहां का बिहार का मुजफ्फरपुर का एक उदाहरण दिया। मुजफ्फरपुर में भगवानपुरा कोई जगह है, वहां का मकान नंबर 27, जिसमें एक ही मकान में 250 लोग हैं। तो ये SIR है, ये इंटेंसिव रिवीजन है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये षड्यंत्र है। इसमें इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ पूरी तरह से शामिल है और इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए और चुनाव को लूटने के लिए पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। देश की जनता को पुरजोर इसका विरोध करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि जब आवाज लगे देश की जनता को सब कुछ छोड़कर सड़क पर आकर इस महासंग्राम में, जन आंदोलन में साथ देना चाहिए। अगर उन्हें अपने आप को, अपने बच्चों के भविष्य को, इस देश के लोकतंत्र को और अपने अधिकारों को बचाना है तो हमेशा इसी पे दम भरते थे, इसीलिए कहते थे कि हम 50 साल राज करेंगे इस बेईमानी को करके। मैं समझता हूं अब इसके बाद तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रही भाई। जब एक विधानसभा में आप 1 लाख से ज्यादा वोटें बढ़ा सकते हो, अगर आप जो आंकड़ा दिया है उन 1,14,000 से उस विधानसभा में जीती है, मतलब 1,14,000 वोटें ज्यादा मिली हैं बीजेपी को। ये 1,250 फर्जी वोट हैं, इन्हें आप माइनस कर दीजिए, बीजेपी उसी लोकसभा में 70,000 से वोटों से हार जाएगी। ये स्थिति है। तो ये इसी बेसिकली जनता इनके साथ नहीं है, इतने इनके कुकर्म हैं जिसकी वजह से जनता इनके साथ में नहीं है। जनता देख रही है, भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। 120 करोड़ की आबादी का जीवन इन्होंने तबाह कर दिया। तो क्या तब भी लोग देंगे? इतने मूर्ख हैं लोग, इतने मूर्ख नहीं हैं। गरीब हो सकते हैं, अशिक्षित हो सकते हैं, लेकिन इतने मूर्ख नहीं है कि उन्हें यह भी बेसिक चीजें पता ना हो कि तुम्हारी इस बर्बादी के लिए आज की तारीख में जिम्मेदार कौन है। पर वो इस तरह के षड्यंत्र से बेखबर हैं और इसी तरह का षड्यंत्र करके, इसी तरह की बेईमानी के दम पर इन्होंने सोच रखा तो हम 50 साल तक शासन करेंगे, इसीलिए सब कुछ कहा गया। तो अब ये जो चोरी की बात सामने आई है, प्रधानमंत्री वोट की चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, तो क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में केस डाल के इनकी जो प्रधानमंत्री का पद है ये वो कर दिया जा सकता है, इनका पद से विमुक्त कर दिए जा सकते हैं? नहीं, निश्चित रूप से अगर चाहे तो कोर्ट चाहे तो कर सकती है, पर ऐसी संभावना बड़ी मुश्किल नजर आती है, कम नजर आती है कि सुप्रीम कोर्ट सुमोटो कोई एक्शन लेगा और इस देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए इतना हार्ड स्टेप ले पाएगा। ऐसी संभावना कम नजर आती है। अन्यथा तो सुप्रीम कोर्ट इसको कर सकती है। जब इतनी सारी चीजें सामने आ गई हैं तो सुप्रीम कोर्ट और भी बहुत कुछ चाहे तो करवा सकती है, लेकिन इसके लिए इतनी सोच और इतना बड़ा कलेजा होना चाहिए कि आप न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पास अथाह पावर है जस्टिस के लिए, कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट को अथाह पावर है, कुछ भी कर सकती है। पर इसमें मुझे बहुत संदेह है कि ऐसा हो पाएगा। इसके लिए तो मुझे केवल यही लगता है कि जन आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचा है। जनता ही जो करेगी तो वो करेगी और अन्यथा ये कुछ नहीं हो पाएगा।